हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर आपके साथ। आज मैं शेयर करने जा रहा हूं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको सही से आती है तो आपकी जर्नल एंट्री जहां बैंक इन्वॉल्व होगा उसमें कोई गलती नहीं होगी। और कैशबुक में हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो डबल कॉलम कैशबुक हो या ट्रिपल कॉलम कैशबुक हो, वो क्वेश्चन आप तभी सही बना सकते हो जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन का काम सही से कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब किसी से हमको चेक मिला, उस चेक की पेमेंट हमको हमारा बैंक देगा और हम अपने बैंक में जाकर के दूसरे का चेक जमा करेंगे, या अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो आदमी भी जाकर के अपने बैंक से हमारे दिए गए चेक को डिपॉजिट करके पैसा निकाल सकता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो ट्रांजैक्शंस इन विच बैंक इन्वॉल्व, जहां पर बैंक इन्वॉल्व होता है उन सब ट्रांजैक्शंस को हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और व्हेन वन हैज़ डिपॉजिट इन बैंक, अगर मेरा पैसा बैंक में है तो द बैंक बैलेंस इज हिज और हर एसेट्स। किसी भी आदमी या किसी लेडीज का भी अगर पैसा है तो वो उसकी एसेट्स है, और ही और सी कैन यूज दिस बैंक बैलेंस एज पर हिज रिक्वायरमेंट, हिज और हर रिक्वायरमेंट। लेकिन आप जब बैंक के साथ डीलिंग करने जा रहे हो तो आपको उसको अकाउंट बुक में भी लिख करके रखना है। तो अकाउंट बुक में जब आप लिखने जाओगे तो आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए कि कब हम बैंक को डेबिट करेंगे और कब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इसके दो रूल हैं। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, अगर ये आप गोल्डन रूल के हिसाब से चलते हो तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, सो वी कैन यूज इट एज ए पर्सनल अकाउंट, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। गोल्डन रूल मतलब कि जो ट्रेडिशनल रूल होते हैं उसको मैंने गोल्डन रूल का नाम दिया था। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब कभी भी आप देखोगे कि बैंक रिसीवर है तो आप बैंक को डेबिट करोगे, जब बैंक गिवर है तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे। और इसका सेकंड एक रूल था डिपॉजिट इन बैंक इज एसेट्स। जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या हमारा बैंक बैलेंस पहले से है तो वो हमारी एसेट्स है, और इस एसेट्स को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। और बैंक बैलेंस इंक्रीजेस तो बैंक को हमने डेबिट करना है। इसको मैंने सुपर गोल्डन का नाम दिया था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है, सुपर गोल्डन रूल। और ये मॉडर्न कंसेप्ट का ही दूसरा नाम है। ये मॉडर्न अप्रोच जो थी उसी का दूसरा नाम है सुपर गोल्डन। व्हेन बैंक बैलेंस, जब भी आपका बैंक बैलेंस मतलब आपकी एसेट्स बढ़ती है तो बैंक को आपने डेबिट करना है, और व्हेन बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, आपकी एसेट्स घटती है तो आपने बैंक को क्रेडिट करना है। और जब भी हमारा बैंक में बैलेंस होता है, हमारा बैंक में जब डिपॉजिट होता है, व्हेन वी हैव डिपॉजिट इन बैंक, मतलब कि बैंक तब हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा और ये हमारी एसेट्स होगी। और बैंक को इस सिचुएशन में जब भी हम डेबिट करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब भी बैंक को क्रेडिट करते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा घट जाता है। मतलब बैंक को डेबिट करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है और बैंक को क्रेडिट करने से बैंक बैलेंस घटता है। अब एंट्री को हम देखते हैं, वन बाय वन सभी एंट्री को देखेंगे। व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या तो आपका पहले से बैंक बैलेंस है और वहां पैसा जमा कर रहे हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आपने नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में कैश जमा किया। तो बैंक में जब आप जमा करते हो तो बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो गया, बैंक को आपको डेबिट करना होगा, और कैश रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, वो आपके पास से जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकंड, व्हेन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब कैश बैंक से निकाला गया है तो वहां अगर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि किस पर्पस से निकाला गया है, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है या बिजनेस पर्पस से निकाला गया है, तो जब कुछ ना बोला जाए तो आप ये समझिएगा इट इज ड्रॉन फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए ये पैसा बैंक से निकाला गया है। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इट इज फॉर बिजनेस पर्पस। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश रियल को बिलोंग करता है, कम सिन है इसलिए उसको डेबिट करना होगा।
बैंक पर्सनल है, गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट करना होगा। हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये दूसरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी एंट्री में हम देखते हैं कि व्हेन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कभी कभी मालिक ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ड्रॉइंग द अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज व्हेन प्रोपराइटर टेक्स। तो वहाँ एक रूल फॉलो करते हैं जो आप सभी जानते हो कि जब भी मालिक दुकान से कुछ लेता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्यों? कि मालिक का नाम कभी भी उसके अकाउंट बुक में नहीं लिखा जाता है। और वेन एवर ही गिव्स, और जब कभी मालिक बिजनेस में देता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये रूल है, ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट वीडियो में सारी बातें आपको क्लियर समझाई गई हैं। तो पर्सनल यूज जब भी होगा तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है, और बैंक से पैसा निकाला गया है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक गिवर है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करना होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक को क्रेडिट किया गया, बैंक कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये इस तरह की एंट्री आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब हम 4 नंबर एंट्री पर आते हैं। 4 नंबर एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसको मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। 4.1 एक एंट्री है, पूरी एस्पेक्ट सब यहाँ शो किए हैं, और 4.2 एक शो किए हैं, और एक 4.3 शो किए हैं। तो 4.1 में जो है पूरी दुनिया में यही कंसेप्ट चलता है। यहाँ पर क्या है कि जब किसी आदमी से हमको चेक मिला और उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया, आज चेक मिला और आज ही बैंक में जमा कर दिया। एग्जाम्पल देख लीजिए, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम, हमको राम से चेक मिला और उस चेक को डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, उसी दिन हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। तो यहां देखिए बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है, इसलिए ये डेबिट होगा। राम पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम गिवर था उसको क्रेडिट किया गया, बैंक चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पूरी दुनिया में इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब इसी चेक के बारे में अगर हम कंटिन्यू करते हैं और ये मानते हैं कि राम का चेक डिजोनर हो गया, अगर चेक डिजोनर नहीं होता है तब आप सिर्फ पहली एंट्री करोगे। अगर चेक डिजोनर नहीं होता है तो सिर्फ यही एंट्री करनी है। लेकिन अगर राम का चेक डिजोनर हो गया और आपके बैंक को राम के चेक का पैसा नहीं मिला है, तब राम अभी भी आपका डेटर है, राम स्टिल योर डेटर। और जो भी हमारे डेटर होता है वो हमारी एसेट्स होती है, और एसेट डेबिट आइटम को बिलोंग करता है जिसको डेबिट किया जाता है। तो हमने यहाँ पर राम को डेबिट करना है, और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है। क्यों? कि राम के चेक का पैसा हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है कि अपने बैंक बैलेंस को भी कम करना है। बैंक हमारी एसेट्स थी, बैंक को कम करने के लिए डेबिट आइटम को हमको क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, राम स्टिल आवर डेटर, वो हमारी एसेट्स है, वो डेबिट आइटम को बिलोंग करता है, इसलिए उसको हमको डेबिट करना है। और बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए हमको अपने बैंक बैलेंस जो डेबिट आइटम था उसको घटाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए बैंक को हमने क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो गई? राम अभी भी हमारा डेटर है, इसलिए उसको डेबिट करना है, और बैंक रिड्यूस हो गया है, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। बैंक राम्स चेक डिसऑनर्ड। तो ये एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या बात आती है कि अगर सेकंड सिचुएशन, ये 4.2 में हम आपको सेकंड सिचुएशन दिखा रहे हैं कि अगर किसी से चेक मिला और उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एक पर्टिकुलर सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो वो जिसको प्रेफर करते हैं उसको हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब किसी आदमी से चेक मिला और उसको उस दिन बैंक में जमा नहीं किया गया, तो उसको चेक इन हैंड ले लिया जाता है। जैसे कि अगर आपको चेक मिला है, तो जो आपको चेक मिला है उस चेक को आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं किया है। अगर वो जमा नहीं किया तो ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में। चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम, सेम एग्जांपल चला रहे हैं, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। अगर उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया है तो उस जो चेक हमारे हाथ में है, ये कागज का टुकड़ा है, ये हम देख सकते हैं और इसको हम छू सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, और हमको राम से मिला है तो हमारे पास आ रहा है कम सिन, इसलिए ये डेबिट होगा। और राम गिवर था, वो पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। अब क्या हो गया? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2000, और राम गिवर था वो क्रेडिट कर दिए गए हम लोग उसको।
अब मान लीजिए कि राम ने जो चेक हमको दिया था उसको 2, 3 या 1 आध दिन के बाद हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो व्हेन चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 1-2 दिन बाद जब हम उस चेक को बैंक में जमा करते हैं तो ये जो चेक हमारे पास था अब हमारे पास से कहाँ चल जाएगा, बैंक के पास। अब क्या हो गया कि बैंक के पास जब जा रहा तो बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक को हमने डेबिट करना है, और ये चेक इन हैंड जो हमारे पास था ये हमारे पास से अब चला जा रहा है बैंक के पास। तो चेक इन हैंड रियल अकाउंट है, देख सकते हैं वो गोइंग आउट है, इसलिए उसको क्रेडिट करना होगा। तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो गई कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड बिंग राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये राम का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि अगर इस चेक का पैसा राम बैंक को दे देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ये सिर्फ 2 एंट्री के बाद ही आपका काम खत्म है। लेकिन अगर राम के चेक का पैसा नहीं मिला तब क्या होगा, तो इफ राम्स चेक एबव 1, मतलब ये ऊपर वाला जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बैंक रिफ्यूजेस टू पे, राम के बैंक अकाउंट से हमको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बैंक ने चेक का पैसा देने से इनकार कर दिया है, जिसको हम लोग डिसऑनर कहते हैं। अगर राम के चेक का पैसा नहीं मिला है तो राम स्टिल हमारा डेटर है और वो अभी भी हमारी एसेट्स है, और वो बिलोंग करता है डेबिट आइटम को। डेबिट आइटम की जितनी भी चीज़ होती है उसको हम डेबिट करते हैं। और जब राम का चेक मिला था हमने अपने बैंक को डेबिट किया था इस जगह में, जब यहाँ पर बैंक को डेबिट किया था, लेकिन रियल में हमारे बैंक में ये पैसा नहीं गया है। जब ये पैसा नहीं गया है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा भी नहीं है, इसलिए अब हमको अपने बैंक बैलेंस को कम करना है। और बैंक बैलेंस हमारी एसेट्स थी, वो डेबिट आइटम है, डेबिट आइटम क्रेडिट करने से घटती है। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस नॉट इंक्रीज, सो वी हैव टू डिक्रीज द बैंक बैलेंस। और बैंक जो डेबिट आइटम था इसको क्रेडिट करना है, तो जब उसको क्रेडिट करेंगे डेबिट आइटम को, इसको रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने उसको क्रेडिट किया है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेटर हो गया, उसको डेबिट करना है, और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया इसलिए बैंक को क्रेडिट करना है, तो बिंग राम्स चेक डिसऑनर। ये एंट्री हमारी समझ में आनी चाहिए कि अगर उसी दिन चेक को बैंक में ना जमा किया जाए तब ये कंसेप्ट है जिसको हमारे इंडिया में कुछ स्टेट बोर्ड प्रीफर करती हैं। सीबीएसई भी इसी कॉन्सेप्ट को प्रीफर करती है। अब नेक्स्ट में क्या है कि 4.3 अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। When check received from any customer and not deposited into बैंक, अगर ये चेक मिला और उस दिन उसको बैंक में जमा नहीं किया, तो मैंने कहा कि कुछ स्टेट बोर्ड अपने हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड अपने हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। गलत कोई भी नहीं है, सबके अपने अपने अल्टीमेट जो फाइनल इफेक्ट होगा वो सभी का सेम होता है। अब कुछ स्टेट बोर्ड और आईएससी बोर्ड इस सिस्टम को प्रेफर करता है। इसको आप सुनिए ध्यान से कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें प्रेफरेंस किस चीज़ की दी जाती है कि जो चेक था उसको कंसीडर कीजिए आप कैश। वो जो चेक था इस चेक को आप कैश मानिए, क्योंकि इसको आप कैश की जगह रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो है कि यू कैन रिप्लेस इट फॉर कैश। अब किसी आदमी से आपको चेक मिला, जैसे राम से आपको ये चेक मिला, ये चेक राम से आपको मिला, 2000 रुपये का चेक है। मान लीजिए मोहन एक दूसरा आदमी है जिसको आपने 2000 रुपये कैश देना है, और उस दिन आपके पास कैश नहीं है, उस समय आपके पास कैश नहीं है। तो मोहन जो आपसे पैसा लेने आया है, आप उसको अगर कहते हैं कि ये चेक है मेरे पास राम का, आप इसको ले लो कैश की जगह में, तो राम का जो चेक जो था उसको मोहन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करने में लोगों के बीच में कोई हिच नहीं होती है। इसका मतलब है कि इस चेक को कैश की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको कंसीडर करते हैं उस चेक को एज कैश। तो चेक क्या हो गया, कैश की जगह आ गया। कैश रियल अकाउंट है और हमारे पास वो आ रहा है इसलिए उसको डेबिट करना है, और राम गिवर है, पर्सनल अकाउंट है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। तो फाइनली एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट। ये रियल में चेक है जिसको हम कैश मान चुके हैं, और टू राम गिवर था इसलिए वो क्रेडिट हो गया। अब मान लीजिए कि 2 दिन या 1 दिन के बाद उस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं। व्हेन राम्स चेक मतलब एबव 1 मतलब ऊपर वाला जो चेक था उस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, वो डेबिट हो जाएगा। और चेक ऑफ राम के चेक को हमने क्या मान चुके थे, कैश।
तो कैश रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, वो गोज आउट है, इसलिए उसको क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग राम्स चेक डिपॉजिटेड। अब ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं कि जिस एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हो तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि राम के चेक को हमने कैश मान चुका था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री हो गई। अब तीसरी बात ये आ सकती है कि इफ राम्स एबव ऑन चेक इज डिसऑनर, अगर ये डिसऑनर नहीं होता है तब तो आपका दो जो एंट्री है वही बनाओगे, आप यही दो एंट्री करोगे। लेकिन अगर राम का चेक का पैसा मिल गया तब तो तीसरी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर राम के चेक का पैसा नहीं मिला, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आप राम को पकड़ोगे और राम को बोलोगे अभी भी आप हमारे डेटर हो। तो राम हमारा डेटर है, वो हमारी डेटर है, वो हमारी एसेट्स है, और ये बिलोंग करता है डेबिट आइटम को, और जितने भी डेबिट आइटम होते हैं उसको डेबिट किया जाता है। और हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। यहाँ जो हमने बैंक को डेबिट किया था ये सोच करके कि राम के चेक का पैसा हमारे बैंक को मिल जाएगा, हमारे बैंक को ये पैसा नहीं मिला है और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है, इसलिए बैंक बैलेंस को डिक्रीज करना है। तो बैंक बैलेंस नॉट इंक्रीज, सो वी हैव टू डिक्रीज द बैंक बैलेंस। और बैंक हमारा डेबिट आइटम है, हमारी एसेट्स है, और एसेट जो है वो क्रेडिट करने से घटती है, इसलिए हमको बैंक को क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या हो गई, राम स्टील हमारा डेटर है वो डेबिट हो गया, और टू बैंक रिड्यूस हो गया है, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। गलत कोई भी नहीं है, 4(2) भी सही है, 4(3) भी सही है, सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। अगर कोई कुछ उसको प्रेफर करते हैं तो आप वैसा बनाइए, अगर कुछ इसको प्रेफर करते हैं सेकंड को तो आप सेकंड वाले को ही बनाइए। अब क्या है नेक्स्ट एंट्री में, व्हेन पेमेंट इज मेड टू एनीवन बाय इशूइंग ए चेक। कभी कभी हमको अपने बिजनेस में हमारे क्रेडिटर को पेमेंट देनी होती है, सप्लायर को पेमेंट देनी होती है, तो वो हम चेक से पेमेंट देते हैं। तो पेमेंट मेड टू राम, एग्जांपल हमने दे दिया है, राम बाय इशू ऑफ चेक। तो राम पर्सनल है, वो रिसीवर है, उसको डेबिट करना होगा, और चेक्स पेमेंट विल बी गिवन बाय बैंक, बैंक उसकी पेमेंट देगा, और बैंक गिवर है इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट करना है। यहाँ राम रिसीवर है, राम को डेबिट करेंगे, बैंक गिवर है इसलिए बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल एंट्री थी कि पाने वाले आदमी को डेबिट कीजिए और बैंक गिवर है इसलिए बैंक को क्रेडिट कीजिए। नेक्स्ट एंट्री बहुत ही सिंपल एंट्री है, व्हेन बैंक मेक्स पेमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। कई बार होता है कि हम बिजनेस में बिजी हैं और हमको याद नहीं रहता है कि हमने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एप्लीकेशन बैंक को दे दी जाती है, उसी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि बार बार हम बैंक को नहीं कहेंगे, बैंक उस लेटर के हिसाब से अपने कंप्यूटर में सब कुछ फिक्स कर लेगा, और जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक खुद पेमेंट दे देगा। तो बैंक जनरली इस तरह की पेमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। तो इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, जब भी बैंक इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा, इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, पेमेंट बैंक मेड कर रहा है, बैंक पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सिंपल एंट्री। और उसी तरह व्हेन बैंक कलेक्ट सम पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कई बार हमको टाटा कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी, जियो कंपनी का शेयर खरीदे हैं, उससे हमको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए हम बैंक कंपनी के पास उसके रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो डिविडेंड वारंट है उसको हम अपने बैंक में जमा कर देंगे। हमारा बैंक हमारे बिहाफ में उस पैसे को कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो हमारा जो बैंक पर्सनल है वो रिसीवर है, वो डेबिट हो गया। और डिविडेंड जो हम, डिविडेंड एक्चुअली में क्या होती है, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये क्या हो गई, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। आपने उस कंपनी का शेयर ले रखा है और उस शेयर में आपका जितना हिस्सा आ रहा है वो आपको मिलेगा। ये डिविडेंड आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है, इसको क्रेडिट करना है। बैंक रिसीवर था, इसको डेबिट किया गया, डिविडेंड आपके लिए इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में क्या देख रहे हैं, व्हेन बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कस्टमर का या हमारा बैंक में जब पैसा जमा रहता है तो उस बैंक हमको उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक ये पैसा देने हमारे घर नहीं आएगा बल्कि हमारे अकाउंट में ही ये पैसा जमा कर देगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे बैंक ने ही रिसीव किया, या तो हमारा बैंक ही रिसीवर है और
नहीं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। दोनों चीज़ समझ सकते हो, आपके बदले में आपके बैंक ने ये रिसीव किया अथवा आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो सिचुएशन क्या हो गई कि बैंक ने कलेक्ट किया था, बैंक विल नॉट गिव दिस मनी टू अस इन कैश, रेदर इट विल बी डिपॉजिटेड दिस अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। सो बैंक इज रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ अस एंड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों कि जो रिसीवर है उसको डेबिट किया जाता है। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आवर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा इसलिए बैंक को डेबिट किया जाएगा। और बैंक ने हमको दिया क्या है, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, हमको मिला है, हमारी इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आज जब भी आप रूल का एप्लीकेशन करते हो, चाहे वो गोल्डन लगाइए चाहे सुपर गोल्डन लगाइए, अगर आपके पास रूल पूरे क्लियर हैं तो एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक से हम बहुत से काम करवाते हैं, बैंक को आउट स्टेशन चेक देते हैं, डिपॉजिट करते हैं जिसको वो कलेक्ट करके लाता है। बैंक को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप मेरे बदले इंश्योरेंस का पैसा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, इलेक्ट्रिक बिल को जमा कीजिए। तो ये सारे काम बैंक हमारे बदले मंगनी में नहीं करेगा, फ्री में नहीं करेगा, उसके लिए बैंक हमसे कुछ बैंक चार्जेस लेगा। तो बैंक चार्जेस उससे हमसे ले सकता है। और अगर हम बैंक से कुछ ज़्यादा पैसा निकालते हैं या लोन लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो ये सारा पैसा बैंक हमसे लेने घर में नहीं आएगा बल्कि हमारे अकाउंट से काट लेगा, हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा अथवा हमारे बदले में हमारा बैंक ही उस पेमेंट को कर रहा है। Here we don't have to pay these in cash, हम कैश नहीं देने जाएंगे, rather बल्कि बैंक will deduct it from our bank account, बल्कि हमारा बैंक इसको हमारे बैंक अकाउंट से काट लेगा। अगर आपने बैंक चार्जेस दिया है तो आप उसको लिखिएगा, अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो उसको लिखिएगा। इसलिए मैंने लिखा है रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल है, आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। और बैंक बैलेंस विल रिड्यूस, आपका बैंक बैलेंस इसके चलते घट जाएगा इसलिए बैंक को आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस आपके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, ये दोनों ही डेबिट होंगी। आपके क्वेश्चन में जो रहेगा आप उसी को लिखेंगे। और बैंक गिवर है इसलिए बैंक को क्रेडिट कीजिएगा, अथवा बैंक बैलेंस घट गया इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। तो एंट्री हो गई बैंक चार्जेस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। कभी कभी हम भी अपने स्टाफ को सैलरी दें या किसी क्रेडिटर को कुछ पेमेंट करें तो वो सारी चीज़ें हम बैंक से करते हैं, चेक से करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल दें, रेंट दें या किसी को इंटरेस्ट दें, तो वो नॉमिनल अकाउंट है हमारे लिए, वो एक्सपेंस होगा, उस एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है। और जब हम उसको चेक देते हैं तो वो आदमी चेक को लेकर के हमारे बैंक से उतना पैसा निकलवा लेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए बैंक को क्रेडिट करना होगा। और ये भी हो सकता है बैंक पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट है, ये दो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस, रेंट दीजिएगा तो रेंट, सैलरी दीजिएगा तो सैलरी, इंटरेस्ट दीजिएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री क्लियर हो गई कि रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट बाय चेक। जब भी फुल सेटलमेंट की बात होती है तो मैंने अपने जर्नल के पहले दूसरे दोनों एपिसोड में दिखाया हुआ है, दोनों वीडियो में दिखाया हुआ है कि फुल सेटलमेंट जब भी हम किसी से रिसीव करते हैं तो बैलेंस अमाउंट को हम डिस्काउंट मान लेते हैं। और वो चेक जो मिला था और चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया उसी दिन। इसका एग्जाम्पल दे दिए हैं कि रिसिप्ट चेक ऑफ 10,000 का चेक मिला किससे, राम से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने उससे लेना था 10,500 और चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब यहां समझिए, हमने लेना था 10,500 और हमने उससे सिर्फ 10,000 रुपया लिया और वो भी फुल सेटलमेंट में लिया। इसका मतलब अब हमको राम से और पैसा नहीं लेना है, तो हमने राम को छोड़ दिया है। कितना रुपया छोड़ दिया, 500। इसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट हमने राम को अलाउ की है, ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस बोलिए या लॉस बोलिए। तो यहां पर आ गया कि वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब वो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक पर्सनल है, रिसीवर है, इसलिए बैंक डेबिट हो गया। और डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। और राम जो बंदा था वो पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है, वो गिवर था इसलिए उसको हमने क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो गई
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 10,000 का चेक जमा किया क्योंकि उससे मिला था कितना 10,000, और डिस्काउंट हमने उसको दिया कितना 500 टू राम, राम गिवर था इसलिए राम को 10,500 से क्रेडिट किया गया। बैंक चेक रिसिव्ड एंड डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम वी हैव अलाउड हिम डिस्काउंट ऑल्सो। नेक्स्ट, व्हेन डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, देखिए आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, लेकिन यहां वो केस नहीं है, यहां एबव 1 मतलब ऊपर वाला 14 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 14 नंबर 13 नंबर में जो राम से चेक मिला था और उसको हमने बैंक में जमा कर दिया था, वही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक इन्फॉर्म दैट राम्स चेक इज डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बैंक रिफ्यूजेस टू पे, राम के बैंक से हमको पैसा नहीं मिला, तो राम स्टिल आवर डेटर, राम अभी भी हमारा देनदार है और अब हम उससे पूरा पैसा लेंगे, 10,500 लेंगे। उस टाइम हमने 10,000 लेके उसको 500 रुपये डिस्काउंट दिया था, अब कोई डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने ऐसा चेक दिया है जिसकी पेमेंट हमको नहीं मिली है। तो वी विल डेटर फॉर फुल अमाउंट ड्यू, पूरा का पूरा पैसा हम लेंगे एंड वी विल टेक बैक द डिस्काउंट अलाउड। और जो डिस्काउंट हमने उस टाइम उसको दी थी भला बंदा समझ के, अब वो डिस्काउंट भी हम उससे वापस ले लेंगे। राम स्टिल हमारा डेटर है और डेटर को हम लोग डेबिट करते हैं, ये सुपर गोल्डन से हम समझते हैं। जो भी हमारा डेटर होता है वो हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज, क्योंकि राम का चेक हमने बैंक में जमा किया था, वो 10,000 रुपये का चेक हमारे बैंक को नहीं मिला, पैसा हमने डेबिट कर दिया था, मतलब ये सोच करके कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन हमारा बैंक बैलेंस रियल में बढ़ा नहीं है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट अलाउड विल बी टेकन बैक, हम जिसको जब दिए थे डिस्काउंट उस टाइम अपना एक्सपेंस या लॉस माने थे, उसको डेबिट किए थे, अब उसको वापस लेंगे तो रिवर्स एंट्री होगा, उसको हमको क्रेडिट करना होगा। तो राम हमारा डेटर हो गया फुल अमाउंट से। ये जो फुल अमाउंट ड्यू है ना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस हमारा घट गया 10,000 से और डिस्काउंट अलाउड हमने वापस ले ली है। बिंग राम चेक डिसऑनर एंड डिस्काउंट अलाउड टेकन बैक, वो डिस्काउंट हम वापस ले रहे हैं, इसलिए ये एंट्री हो रही है। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट एंट्री, व्हेन ड्राफ्ट टेकन फ्रॉम बैंक। कई बार होता है कि हम अपने बैंक से ड्राफ्ट लेते हैं, कोई फी पेड करनी है, कोई लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पेमेंट करनी है, या कभी कभी हम अपने क्रेडिटर को ड्राफ्ट द्वारा पेमेंट भेजते हैं। तो होता ऐसा भी है कि या तो हम कैश जमा करके बैंक से ड्राफ्ट ले लें, और अगर हमारा अपना बैंक बैलेंस है तो हम बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आप मेरे इस क्रेडिटर को इतना रुपया भेज दीजिए ड्राफ्ट बना करके। तो बैंक हमारे मतलब रिलेटिव नहीं है, हमारे मामा नहीं है कि हमको फ्री में देंगे। बैंक जो भी काम हमारे लिए करेगा वो हमसे पैसा लेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंस्ट्रक्टेड बैंक टू सेंड 10,000 रुपीज टू मोहन। मोहन को हम क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि मोहन हमारा क्रेडिटर है। अब बाई ड्राफ्ट, बैंक को हमने कहा कि आप हमारे मोहन क्रेडिटर को एक ड्राफ्ट के द्वारा पैसा भेज दीजिए, इसके लिए बैंक चार्ज ₹50 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने इसके लिए हमसे 50 रुपया बैंक चार्जेस लिया। अब देखिए, मोहन पर्सनल है, उसके पास जा रहा ड्राफ्ट, वो रिसीवर है, उसको डेबिट किया जाएगा। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या हो गई, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक चार्जेस 50 और टू बैंक अकाउंट 10,050 बैंक ड्राफ्ट सेंट। और हमारे लिए ये बैंक चार्जेस जो था वो एक तरह का एक्सपेंसेस था। तो इस तरह आपने देखा कि सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपको बता दी है। इन सब को आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। इसके बाद मैं जर्नल एंट्री का लास्ट वीडियो लाऊंगा और फिर उसके बाद हम लेजर पर आएंगे, कैश बुक पर आएंगे। हर तरह की कंसेप्चुअल बेस्ड जितनी बातें हैं वो आपको E2E क्लासेस में सारी अवेलेबल होंगी और आप अच्छी तरह इसको सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।